हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपका हार्दिक अभिनंदन है हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड 12th क्लास सामान्य हिंदी का आज हम जो सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि सामान्य हिंदी के अंदर हमको कितना और क्या क्या पढ़ना है भाई। ठीक है, तो हम चलते हैं सामान्य हिंदी के लिए। देखिए, सामान्य हिंदी है ना, आप जब 12th क्लास में फैकल्टी में है या साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी या फिर आर्ट्स, उसमें जो अनिवार्य विषय है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होता है। तो हिंदी और अंग्रेजी में आपको मैं हिंदी का सिलेबस बताऊंगी जो तीनों क्लास के लिए अनिवार्य है। जो साहित्यिक हिंदी लेते हैं उनका थोड़ा अलग हो जाएगा, तो वो हमें अभी डिस्कस नहीं करना है। अभी हम जस्ट जो करने वाले हैं वो है सामान्य हिंदी, यानी कि अनिवार्य हिंदी। ठीक है, जो तीनों वर्गों को पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं बिहार बोर्ड के अंतर्गत। सबसे पहले हमें पढ़ना है गद्य खंड। ठीक है, अब गद्य खंड के अंतर्गत हम बताते हैं कि गद्य खंड क्या होता है। देखिए, गद्य और पद्य दो रचनाएं होती है। लेखन की किसी भी भाषा की दो रचनाएं होती है, गद्य और पद्य। जो कहानी, निबंध, यात्रा वृतांत या फिर पैराग्राफ में कुछ लिख लिया है, या फिर किसी ने आत्मकथा लिखी है, या फिर किसी ने अपनी डायरी लिखी है, तो वो सारी जो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जो हम बोल रहे हैं या जो मन में सोच रहे हैं वो इसी तरह से लिख लिया हमने। किसी प्रकार का कोई छंद, अलंकार, रस, इस प्रकार के हमने कोई व्याकरणिक यानी कि काव्य सौंदर्य तत्वों का प्रयोग नहीं किया है, तो उसे बोलते हैं हम क्या? गद्यात्मक शैली की रचना। ठीक है, जो अनुच्छेद के अंतर्गत रखी जाती है। और दूसरा आता है पद्यात्मक शैली, यानी कि जब हम अपनी लेखन शैली को, यानी कि हमने जो लिखा है उसको हम गा सकते हैं। जो गेय होती है, लयबद्ध होती है, यति, तुक आदि का ध्यान रख के होती है, तो वो होती है हमारी पद्यात्मक शैली, जिसके अंदर छंद, अलंकार, रस, काव्य गुण, काव्य दोष आदि सबका ध्यान रखा जाता है। रस, अलंकार और छंद से ही किसी पद्यात्मक शैली का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, उसी का हमें ध्यान रखना है कि लास्ट में तुक आया है या नहीं, कहीं यति लगी है नहीं लगी, कॉमा लगा है नहीं लगा है, चौपाइयों में आ रहा है, या किसी हरि गीतिका छंद में आ रहा है, या कोई सवैया छंद में आ रहा है। तो अगर इस तरह से कोई रचना की गई है तो वो पद्य शैली की रचना कहलाती है। ठीक है, और अगर अनुच्छेद में लिखा हुआ यानी कि पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कोई कहानी लिखी हुई है, तो उसे हम किसमें? गद्य शैली के अंतर्गत रखेंगे। तो ये हो गया हमारा परिचय, क्या? गद्य और पद्य शैली की रचना का, जो रचना के अंदर जो भिन्नता है उसका परिचय हो चुका है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे जो गद्य खंड है उसमें कौन कौन से भाग आने वाले हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनके कौन कौन से रचनाकार है, कौन सी रचना कौन से रचनाकार के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारी यात्रा की तरफ। ठीक है, हम भी गद्य में यात्रा ही कर रहे हैं। तो पहली रचना है हमारी, देखिए, बातचीत। ठीक है, बातचीत जो लिखी है वो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखी है। दूसरी रचना है उसने कहा था, ये लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है। यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। ये रचना बहुत अच्छी है बच्चों, जब हम पढ़ेंगे तब हम समझ में आएगा कि हमारे जो बॉर्डर होता है उसकी कहानी है कि बॉर्डर पे सैनिक किस प्रकार से अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, तो वो है उसे कहा था, बहुत ही अच्छी है, मेरी फेवरेट है ये, मुझे बहुत पसंद है ये कहानी। नंबर 3 की जो है वो है संपूर्ण क्रांति, और ये लिखी है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। नंबर 4 की जो रचना है वो है अर्धनारीश्वर। ठीक है, वो लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। और नंबर 5 की जो रचना है रोज, ये लिखी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी ने। ठीक है, बहुत लंबा नाम है इनका। नंबर 6 वाली जो रचना है वो है एक लेख और एक पत्र, ये लिखी है भगत सिंह जी ने। भगत सिंह जी के बारे में सभी जानते हैं कौन है, स्वतंत्रता सेनानी थे वो। आगे आता है, इसी गद्य खंड में ही चल रहे अभी हमारा वो जो शैली है वो बदली नहीं है, हमारी एक ही बुक चल रही है। अब आती है नंबर 7 की रचना, ये है औषधा नीरा, ये लिखी है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। नंबर 8 की जो रचना है सिपाही की माँ, ये लिखी है मोहन प्रकाश जी के द्वारा। नंबर 9 पर आती है हमारी प्रगति और समाज, ये लिखा है नामवर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। नंबर 10 पर आते हैं हमारा झूठन,
बहुत अच्छी रचना है ये जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। नंबर 11 की जो रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये लिखिए मलयज जी ने लिखी है, ठीक है। नंबर 12 की जो रचना है तिरिच, ये लिखिए उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई है। और नंबर 13 यानी कि हमारी जो गद्य की अंतिम रचना है वो है शिक्षा, और ये लिखिए जय कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये थी हमारी गद्य की रचना जो बातचीत से शुरू होकर शिक्षा पर खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी पूरी 13 पाठ इसमें दिए गए हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ संस्मरण है, कई प्रकार के इसमें आए हैं, ठीक है। कितनी प्रकार की चीजें इसके अंदर आई है जो हमें पढ़ने को मिलेगी। आगे चलते हैं हम अब पद्य खंड की तरफ। ये हमारा दूसरा खंड है पद्य शैली, ठीक है, जिसे हम काव्य खंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? काव्य खंड, ठीक है। पद्य खंड भी बोल सकते हैं और काव्य खंड भी बोल सकते हैं। तो काव्य खंड में जो हमारी रचना है, जो पहली रचना है वो इस प्रकार है, देखिए कड़वक, ये लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, ठीक है। ये राजस्थानी कवि है और बहुत अच्छी रचना है इनकी ये। दूसरे नंबर की है पद, ये लिखे हैं सूरदास और तुलसीदास, दोनों के पद दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए। ये भक्ति काल के कवि है, कौन? सूरदास जी और तुलसीदास जी। सूरदास जी है कृष्ण भक्ति शाखा के और तुलसीदास जी है राम भक्ति शाखा के, ठीक है। तो आपको ये शाखाएं भी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी कि किस प्रकार से सगुण, निर्गुण और कृष्ण और राम शाखा ये किस प्रकार से डिवाइड हुई है, ये सब हम पढ़ेंगे। नंबर 3 पर आई है छप्पया। छप्पया देखिए छंद एक, ये नामदास जी द्वारा लिखा गया है। छप्पया नामदास जी के द्वारा लिखा गया है। नंबर 4 पर जो हमारी रचना आती है वह है कवित्व, ठीक है। कवित्व लिखी गई है भूषण जी द्वारा, शिवराज भूषण जो है उनके द्वारा लिखी गई है और बहुत अच्छी लिखी गई है। शिवराज भूषण बहुत ओजस्वी कवि माने जाते हैं कि उनकी कविताओं में ओज गुण का समावेश होता है। नंबर 5 की जो कविता लिखी गई है तुमुल कोलाहल कलह में, ये लिखी गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा। ये एक ऐतिहासिक कवि माने जाते हैं जिन्होंने इतिहास को लेकर कई प्रकार के ऐसी कविताएं, इतने नाटक और इतने निबंध और इतनी कथा साहित्य लिख डाला है। जयशंकर प्रसाद जी का बहुत नाम है इस लेखन साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य जगत में। नंबर 6 पर जो आता है हमारी जो रचना है वह है पुत्र वियोग, ये लिखी है कुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा ये लिखी गई है, कवित्री है ये। नंबर 7 पर जो हमारी रचना है वह है उषा। उषा लिखी है शमशेर बहादुर सिंह जी ने और बहुत अच्छी और छोटी सी कविता है, लेकिन छोटी सी कविता हम कह सकते हैं कि गागर में सागर बनने जैसा है कि छोटी सी बात में बहुत सारी बात कहना चाहते थे वो। तो हम पढ़ेंगे क्या कहना चाहते हैं, आगे चलते हैं इसी में। नंबर 8 की जो रचना है जन जन चेहरा तक, ये लिखी है गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई है। और नंबर 9 की जो रचना है अधिनायक, ये लिखी है रघुवीर सहाय जी ने। नंबर 10 की रचना लिखी है प्यार नन्हे बेटे को, ये लिखी है विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा। नंबर 11 की रचना है हार जीत, ये लिखी है अशोक वाजपेयी द्वारा। और नंबर 12 यानी कि हमारी जो पद्यात्मक शैली की जो अंतिम रचना है वह है गांव का घर, और ये लिखी है हमारे ज्ञानेंद्र पति जी ने, ठीक है, ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा ये लिखी गई है। तो हमारी गद्य और पद्य दोनों का सिलेबस हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं हम हमारे हिंदी व्याकरण की तरफ कि हमारे व्याकरण में क्या क्या दिया गया है, हमें क्या क्या और कितना पढ़ना है। देखिए व्याकरण बहुत सरल है आपका। पहला है आपका संधि, ठीक है। दूसरा नंबर जो दिया है वो समास, फिर है वाक्य और उपवाक्य, यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, और उनके भी उपवाक्य क्या है, वो सारा हमें इस वाक्य में पढ़ना है। पारिभाषिक तकनीक शब्द, यानी कि पारिभाषिक शब्द होते हैं, उनकी क्या तकनीक होती है लिखने की, वो हमें पढ़ना है। पर्यायवाची, ठीक है, एकार्थक, यानी कि एक शब्द का अर्थ क्या है, पूरी लाइन दे दी है, उसका एक अर्थ हमें बताना है, वो हमें देखना है। फिर है यहाँ विलोम शब्द पढ़ने हैं, यानी कि उसका विपरीतार्थक शब्द पढ़ना है। फिर लिंग पढ़ने हैं, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पढ़ना है हमें। मुहावरे, और साथ में एक और चीज आती है आपकी लोकोक्ति, लोकोक्ति आती है, ये पढ़नी है आपको, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़नी है।
वाक्यात्मक संशोधन, यानी कि अगर वाक्य अशुद्ध है तो उसको शुद्ध करके लिखने का, यह भी हमें सीखना है इसमें, ठीक है। और फिर संक्षिप्तीकरण, यानी कि कोई एक अनुच्छेद दिया हुआ है, यानी कि कोई पैराग्राफ दिया हुआ है और फिर उसको हमें संक्षिप्त करके लिखना है, ठीक है। हम बोलते हैं ना इंग्लिश में समरी लिखनी, यानी कि संक्षिप्त करके उसे लिखने की कला को विकसित करना है। तो ये था हमारा हिंदी व्याकरण का सिलेबस। अब आते हैं हम यहाँ हमारी रचना, यानी कि रचना क्या है। रचना के अंतर्गत देखिए निबंध और पत्र आते हैं अधिकतर, या टिप्पणी आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से रचनाएं आती है, अनुच्छेद लेखन आ सकता है। तो रचना के अंतर्गत देखिए हिंदी भाषा और साहित्य की कथा, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की जो कथाएं है वो किस प्रकार से प्रगतिशील होकर आज बहुत ही ऊपर प्रतिष्ठित हुई है, वह हमें पढ़ना है। पत्र लेखन पढ़ने हैं। पत्र लेखन के अंदर हम पत्र के प्रकार और कौन सा पत्र किस विभाग में जाएगा और किस नाम से, और विभाग किस, शिकायती पत्र किसको जाएगा या आवेदन पत्र किसको जाएगा, ये इस तरह से हमें यहाँ पर सीखना है। अनुलेख लेखन लिखना है और फिर अंतिम आता है हमारा टिप्पणी लेखन, ठीक है। टिप्पणी यानी कि छोटा सा पैराग्राफ, अनुच्छेद, यानी कि कोई एक टॉपिक दे दिया है हमें और फिर उसमें हमको छोटा एक अनुच्छेद लिखना है उसके बारे में, ताकि हमें उसमें पूरा ज्ञान बनना है, यानी कि गागर में सागर वाला पूरा थोड़ा उसमें से लिखना है, उसे बोलते हैं हम टिप्पणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बिहार बोर्ड हिंदी का पूरा सिलेबस, जिसके अंदर देखिए 12th क्लास का जो सिलेबस है, जिसमें देखिए गद्य आ गया हमारा, पद्य आ गया हमारा, कथा साहित्य जो भी गद्य और गद्य के अंदर कथा आ गई, उसके बाद में हिंदी व्याकरण आ गया हमारा और रचना आ गई। हिंदी व्याकरण के अंदर जितनी भी व्याकरण थी, चाहे संधि था, समास था, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह सब कुछ आ गया है। संक्षिप्तीकरण आ गया है, ठीक है। उसके बाद में रचना में आ गए हमारे साहित्य की कथा आ गई है, पत्र लेखन आ गया है, टिप्पणी लेखन आ गया और अनुलेख आ गया है, ठीक है। तो ये था बिहार बोर्ड हिंदी 12th क्लास सामान्य हिंदी का सिलेबस था। तो इतना हमको पढ़ना है 12th क्लास में, तो बहुत जल्दी शुरू करना है, बहुत अच्छे से शुरू करना है और पूरी मेहनत और जी जोड़ लगा देनी है इस सिलेबस को पूरा करने में। तो अगली कक्षा में हम हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका प्रथम पाठ लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।